हेलो एवरीवन। आज हम शिक्षा मनोविज्ञान की विधियों पर चर्चा करने जा रहे हैं। शिक्षा मनोविज्ञान के इस वीडियो से हमारी शिक्षा मनोविज्ञान एजुकेशनल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन की पहली यूनिट कंप्लीट हो जाएगी और इस पहली यूनिट के बाद हम आगे की सेकेंड यूनिट पर चर्चा करने की कोशिश करेंगे। आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को देखने से पहले एजुकेशनल साइकोलॉजी से रिलेटेड कुछ वीडियो जो पहले से अपलोड हैं उनको ज़रूर देख लें, जिससे कि आप एजुकेशनल साइकोलॉजी की मीनिंग, कॉन्सेप्ट और डिफरेंट चीज़ों के बारे में जान सकें। यह एजुकेशनल साइकोलॉजी का ओरिजिनल वीडियो है, आप इसे ज़रूर देखें। हेलो दोस्तों, आज हम शिक्षा मनोविज्ञान की विधियां, मेथड्स ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी पर डिस्कस करने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम एजुकेशनल साइकोलॉजी, आत्मनिष्ठ विधियां, उसके प्रारूप, उसके फ़ायदे, उसके दोष और उसके बाद दूसरी जो ऑब्जर्वेशनल मेथड विधियां हैं उनको स्टडी करेंगे। उनमें निरीक्षण विधि हो गई, वस्तुनिष्ठ विधि, गाथा वर्णन विधि, जीवन गाथा विधि के लाभ और हानियाँ, विकासात्मक विधि, मनोविश्लेषणात्मक विधि, तुलनात्मक विधि, सांख्यिकीय विधि, साक्षात्कार विधि, प्रश्नावली विधि और विभेदात्मक विधि। इस प्रकार से हम आज एजुकेशनल साइकोलॉजी यानी जो हमारा शैक्षिक मनोविज्ञान की अध्ययन विधियां हैं उस पर डीप स्टडी करने जा रहे हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। बहुत कुछ ऐसा हम सीखने वाले हैं जिसको कि आपके पेपर में लिखा जाएगा और उस पर चर्चा होनी जरूरी है। तो शिक्षा मनोविज्ञान की विधियां क्या हैं? हम सब जी जानते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान एक माध्यम है बच्चे की शिक्षा को सही तरीके से चलाए रखने का। यानी एक शिक्षक के हाथ में शिक्षा मनोविज्ञान एक उपकरण की तरीके है जिससे वह अपने छात्र के बारे में जानकारी प्राप्त करता है और उस जानकारी के अनुसार अपनी शिक्षण विधि और पाठ्यवस्तु का चुनाव करता है। मीन्स इट इज अ हेल्पफुल टूल फॉर अ टीचर टू अंडरस्टैंड एंड examine his students so that he may select the educational method and the curriculum according to the capability and differential abilities among students। अध्ययन और अनुसंधान के लिए सामान्य तरीकों का प्रयोग किया जाता है। यानी शिक्षा मनोविज्ञान में अध्ययन के लिए हम विभिन्न विधियों का प्रयोग करते हैं, उन्हें शिक्षा मनोविज्ञान की विधियां कहते हैं। मनोविज्ञान की विधियों को विषय वस्तु के आधार पर दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। यानी जब हम दूसरे का अध्ययन कर रहे हो या हम अपना अध्ययन कर रहे हो। जब अध्ययन विषय वस्तु बदलती है तो हम विधियों के आकार को बदलेंगे। विधियां विषय वस्तु के आधार पर तय होती हैं। तो अगर व्यक्ति खुद का अध्ययन करेगा तो वो आत्मनिष्ठ विधि होगी और अगर व्यक्ति दूसरे का अध्ययन करेगा तो वो वस्तुनिष्ठ विधि होगी। यानी एक होगा जो सब्जेक्टिव मेथड होगा और एक होगा जो ऑब्जेक्टिव मेथड होगा। तो पहले हम सब्जेक्टिव मेथड पर चर्चा करेंगे। आत्मनिष्ठ विधियां, सब्जेक्टिव मेथड, वे विधियां जिसमें अध्ययन किए जाने वाला व्यक्तित्व निश्चित और पूर्व निर्धारित होता है। बिफोर हैंड हमें पता होता है कि हम किस चीज का अध्ययन कर रहे हैं और स्पेशली हम सेल्फ का अध्ययन करते हैं। सब्जेक्ट हमारा डिसाइडेड होता है। तो ए आत्मनिरीक्षण विधि, इसमें इंट्रोस्पेक्टिव मेथड कहते हैं इसे। आत्मनिरीक्षण या अंतर्दर्शन का शाब्दिक अर्थ है अपने में देखना या आत्मनिरीक्षण, खुद को देखना। इंट्रोस्पेक्शन इन इंग्लिश, इंट्रो means inside and inspection means look into. In this way, to watch within or to look inside is the proper meaning of introspection method. अंतर्निरीक्षण विधि में व्यक्ति स्वयं अपने व्यवहार का निरीक्षण करता है, इसलिए इसे अंतर्निरीक्षण विधि कहते हैं या आत्मनिरीक्षण विधि कहा जाता है, सेल्फ ऑब्जर्वेशन मेथड कहा जाता है। आपने अक्सर इस बात को देखा होगा कि समटाइम हम दूसरे व्यक्तियों से भावावेश में आके कुछ कह जाते हैं, हमारा किसी से कुछ हॉट टॉक हो जाता है, जब हम किसी से मिसबिहेव कर जाते हैं और कुछ समय बाद
हमें खुद में फील होता है जब हम व्यवहार को दूसरी तरफ से देख रहे होते हैं कि हाँ वहाँ पर लड़ाई हुई थी, वहाँ पर बात हुई थी, हम दो लोग थे, ऐसी ऐसी बात हुई थी, उसने ये कहा था, इसने ये कहा था और मैंने ये कहा था, मैं ऐसा नहीं कह सकता था, मैं ऐसा कर सकता था। एट दैट टाइम हम एक ऑब्जर्वर के तौर पर अपना खुद का अनुभव करते हैं और हम खुद को स्टडी कर रहे होते हैं। ऐसी ही विधि को हम अंतर्दर्शन विधि कहेंगे, जिसमें हम अपने आप को जानते हैं, अपने व्यवहार को जानते हैं और अपने बारे में जानने की कोशिश करते हैं। शिक्षा शब्दकोश एजुकेशनल डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अंतर्निरीक्षण व्यक्ति के अपने स्वयं के विचारों, प्रेरकों, मनोभावों और स्वविश्लेषणों के अध्ययन का कार्य है। यानी व्यक्ति की अपनी खुद की अध्ययन का एक मेथड है। स्टाउट के अकॉर्डिंग अपना मानसिक क्रियाओं का क्रमबद्ध अध्ययन ही अंतर्निरीक्षण कहलाता है। वुडवर्थ ने इस विधि को आत्मनिरीक्षण कहा है, यानी अपनी आत्मा का खुद के द्वारा निरीक्षण। जब आप अपनी खुद के बिहेवियर को, खुद की चीज़ों को, खुद के भावों को, खुद के एटीट्यूड को, खुद की क्वालिटीज़ को, खुद के अपने कॉन्सेप्ट को खुद से चेक करने की कोशिश करते हैं, तो आप आत्मनिरीक्षण विधि पर चलते हैं या आप आत्मनिरीक्षण विधि का प्रयोग कर रहे होते हैं। आई थिंक आई हैव मेड क्लियर। अंतर्निरीक्षण विधि के गुण और दोष, मेरिट्स एंड एडवांटेजेस ऑफ द इंट्रोस्पेक्शन मेथड। व्यक्ति को अपने व्यवहार के संबंध में प्रत्यक्ष, तात्कालिक और वास्तविक ज्ञान प्राप्त होता है। आपको ओरिजिनलिटी का पता चलता है। व्यक्ति अपने व्यवहार का यथार्थ अवलोकन करता है। अगर दूसरा आपके बारे में अध्ययन कर रहा हो तो हो सकता है वो कुछ ना जानता हो, लेकिन चूंकि आप अपनी खुद की चीजों का अध्ययन कर रहे होते हैं तो आप तो अपने बारे में सब कुछ जानते हैं, तो आप रियलिटी जानते हैं। यह विधि अन्य विधियों के उपयोग में सहायक है, क्योंकि आप हर चीज को खुद पर रखकर देख लेते हैं। इसलिए दूसरी विधियां इस विधि की सहायक विधियां कहलाती हैं। ये सबकी आधार विधि है। यह अत्यंत मितव्ययी है, क्योंकि खुद के बारे में जानना, खुद के बारे में सोचना, कुछ भी तैयारी नहीं करनी है। किसी प्रयोग, किसी सामग्री या यंत्र की आवश्यकता नहीं होती, किसी पूर्व तैयारी की आवश्यकता नहीं होती। वैध एवं सत्य परिणाम होते हैं। दूसरे को आप बताएं ना बताएं, ये आप जरूर जान चुके होते हैं कि आप गलत हैं कि आप सही हैं। आप अपने बारे में निर्णय बेहतर ले चुके होते हैं। कहते हैं ना कि या तो खुद जानते हैं या तो भगवान जानता है, तो भगवान तो आके बोलने वाला नहीं है। आप जरूर जान जाते हो कि वास्तव में क्या था। अब आप समाज में अपने ईगो के कारण, इसे हम पूर्वाग्रह कहेंगे। याद रखिएगा, दोष में आएगा। अगर पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के आप अध्ययन करेंगे तो आप अपनी गलती कभी मानेंगे ही नहीं। तो अंतर्दर्शन विधि की एक बहुत बड़ी विशेषता है कि आपको पूर्वाग्रह यानी अपनी विशेष सोच को किनारे रखना है, मैं हूं नहीं करना है। क्योंकि अहम अगर आ जाएगा तो आप अपनी मिस्टेक्स को एक्सेप्ट नहीं करने वाले। अंतर्निरीक्षण विधि के दोष और सीमाएं क्या हैं? डिसएडवांटेज ऑफ इंट्रोस्पेक्शन मेथड, वैधानिकता के अभाव में यह विधि मान्य नहीं है। क्योंकि आप अध्ययन तो कर लेते हैं, उसका कोई प्रूफ नहीं होता, आपकी मनोदशा का कोई बाहरी सबूत नहीं होता। पूर्वाग्रह से ग्रसित होना, मैं इस पर चर्चा कर चुका हूं। और अंतर्निरीक्षण विधि से प्राप्त होने वाली सूचनाएं अत्यंत आत्मनिष्ठ होती हैं, व्यक्तिगत होती हैं। व्यक्ति इनको अक्सर प्रकट नहीं करता है। कुशल और निपुण व्यक्तित्व की आवश्यकता। इसको अध्ययन करने में आपको बहुत ही स्किल्ड और कह सकते हैं स्पेशियल होना चाहिए। मनोदशा का बदल जाना, आपकी मानसिक सिचुएशन, क्योंकि जब हम कुछ कर चुके होते हैं तो उस समय भले ही हम गलत हों, हम अपने आप को बैकवर्ड नहीं ले जाते, हम अपने आप को झुकाते नहीं हैं। इसलिए अंतर्दर्शन विधि कुछ मायनों में सफल नहीं हो पाती। अब बहिर्दर्शन या अवलोकन विधि, क्योंकि हम बहिर्दर्शन में दूसरों को अध्ययन करेंगे, विधि को इसीलिए ऑब्जर्वेशन मेथड कहा गया है। बहिर्दर्शन विधि को एक्स्ट्रा इंस्पेक्शन या अवलोकन विधि कहा जाता है। इसे हम ऑब्जर्वेशनल मेथड भी कहते हैं। अवलोकन या निरीक्षण का सामान्य अर्थ है ध्यानपूर्वक देखना। जब कभी भी हम किसी व्यक्ति के व्यवहार को, उसकी एटीट्यूड को, उसके कॉन्सेप्ट को, उसकी सोच को ध्यानपूर्वक देखते हैं या उसका अध्ययन करते हैं, तो हम अवलोकन या निरीक्षण विधि का अध्ययन कर रहे होते हैं। हम किसी व्यवहार में, आचरण में, क्रियाओं, प्रतिक्रियाओं आदि को बाहर की ओर से ध्यानपूर्वक देखकर उसकी मानसिक स्थिति का अनुमान लगाने की कोशिश करते हैं। इस निरीक्षण विधि के गुण, यहाँ पर मैं माफी चाहता हूँ, मिस्टेक्स है फॉन्ट की। ये वस्तुनिष्ठ और व्यक्तिगत विधि है, कम खर्चीली विधि है और यह सरल और उपयोगी विधि है। व्यक्ति और समाज का अध्ययन इसमें संभव हो पाता है। इसमें प्रयोग और आकलन के लिए हमें पर्याप्त समय मिल पाता है।
आप लोग मेरी इस गलती को नज़रअंदाज करेंगे, मुझे ऐसी उम्मीद है। निरीक्षण के दोष एवं सीमाएं, डिमेरिट्स ऑफ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ ऑब्जेक्टिव मेथड, प्रशिक्षित आकलनकर्ता की आवश्यकता, व्यक्ति के अंतर मन का अध्ययन संभव नहीं, यानी व्यक्ति को ऑब्जर्वेशनल मेथड पे आप नहीं अंदर स्टूड कर सकते कि वो व्यक्ति क्या कर रहा है। व्यक्तिगत समस्याएं एवं पूर्वाग्रह का प्रभाव, अचेतन मन का अध्ययन संभव इसमें नहीं हो पाता। बनावटी व्यवहार की संभावना, आपने देखा होगा जब कभी व्यक्ति को ये पता चल जाता है कि वो उस व्यक्ति का ऑब्जर्वेशन हो रहा है, जैसे कि शिक्षण के दौरान अगर किसी टीचर को ये पता चल जाए कि कोई उसे देख रहा है तो वो ज़्यादा सीरियस होकर के पढ़ाने की कोशिश करता है। तो ये जो बनावटी व्यवहार है, ये इस विधि का सबसे बड़ा दोष है। हम अपने व्यवहार में सुधार ले आते हैं तो वस्तु स्थिति और यथार्थ का पता नहीं चलता। वस्तुनिष्ठ विधियों के प्रकार, पहला प्रकार प्रयोगात्मक विधि, एक्सपेरिमेंटल मेथड। इस विधि का प्रयोग वुंट ने 1879 में किया। इसमें नियंत्रित और पूर्व निर्धारित परिस्थितियों में विभिन्न परिस्थितियों का अध्ययन किया जाता है। यह विधि प्रायोगिक और वैज्ञानिक होने के कारण मानव व्यवहार का संपूर्ण अध्ययन नहीं कर पाती है, यह सक्षम नहीं है। यह साइंटिफिक स्टडी के लिए उपयोगी है बट ह्यूमन बिहेवियर साइंटिफिक नहीं है। सेकंड, निरीक्षण विधि, ऑब्जर्वेशन मेथड। इसमें शिक्षण के लिए शैक्षिक वातावरण और शिक्षार्थियों का अवलोकन कर उसकी समस्याओं और मुश्किलों के बारे में अध्ययन किया जाता है। थर्ड लेवल, गाथा वर्णन विधि, अनेक्डोटल मेथड, जीवन इतिहास विधि या व्यक्तिगत अध्ययन, व्यक्ति अध्ययन विधि। इसे हम केस स्टडी मेथड या केस हिस्ट्री मेथड भी कहते हैं। मैंने ये सारे नाम एक साथ रखे हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। विधि के अनुसार जीवन गाथा विधि के अंतर्गत ऐतिहासिक महापुरुषों के जीवन में घटित घटनाओं का, इतिहास का विवेचन किया जाता है तथा एक शासक के उपरांत जब दूसरा शासक आता है तो उसके जीवन और कार्यों को दृष्टिगत रखते हुए इतिहास की शिक्षा दी जाती है। यानी हम देखते हैं कॉम्परेटिव स्टडी भी इसमें संभव होती है, या पूर्व में किए गए जितने भी हमारे कार्य हैं उनको हम आदर्श के तौर पर लोगों के सामने रख सकते हैं। इस विधि के प्रभाव क्या हैं, अच्छी विशेषताएं क्या हैं? इस विधि के द्वारा इतिहास के तथ्यों को रुचिकर और सजीव बनाया जा सकता है। विधि के द्वारा बालकों को प्रोत्साहित कर समस्या समाधान संभव किया जा सकता है। इस विधि के द्वारा विद्यार्थियों में निर्णय शक्ति का विकास होता है। निर्णय शक्ति का विकास होता है। यह विधि स्वभावता व्यक्ति के कार्यों में रुचि लेने के लिए है, जिस बालक की कार्य की रुचि होती है। महापुरुषों के प्रति श्रद्धा की भावना का विकास इस विधि से होता है। यह विधि अत्यंत सरल विधि है। जीवन गाथा विधि बालकों द्वारा प्रेरणा प्राप्त करने के लिए है। सामाजिक गुणों का विकास करती है। जीवन गाथा विधि द्वारा विद्यार्थियों में देश प्रेम की भावना का विकास किया जा सकता है। मैंने इस विधि का इसलिए विश्लेषण विस्तार से किया है ताकि यह विधि आपको इम्पोर्टेंट तौर पर याद रहे। जीवन गाथा विधि के दोष, डिसएडवांटेज, इस विधि में बालकों को सही समय और उचित समय का ज्ञान विकसित करना संभव नहीं होता। केवल महापुरुषों के जीवन और कार्यों का ही वर्णन किया जा सकता है, यथार्थ की उपस्थिति नहीं होती। इस विधि द्वारा विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण उचित रूप से नहीं किया जाता, यानी कभी कभी जो शासक अपने हम उम्र के लोगों के साथ रहे हैं वो अपने कवियों के द्वारा अपने आप को ज़्यादा अच्छा बतवाने के लिए अपने इतिहास में सुधार करवा लेते हैं या कुछ ऐसे अंश अंकित करवा देते हैं जिससे वो हमेशा महान साबित हो सकें। जीवन गाथा विधि द्वारा इतिहास की सामग्री से संबंध और क्रमबद्धता स्थापित नहीं की जा सकती, यानी इसका क्रोनोलॉजिकल स्टडी नहीं संभव है। यह पद्धति अप्रजातांत्रिक पद्धति है। केवल एक व्यक्ति का अध्ययन कर हम समाज का अध्ययन नहीं कर सकते। जीवन गाथा विधि से विश्व आंदोलनों के बारे में नहीं पढ़ाया जा सकता क्योंकि वो डेमोक्रेटिक फॉर्म में है। उपचारात्मक विधि, अब चौथे नंबर पर उपचारात्मक विधि, रेमेडियल मेथड इसे कहते हैं। इसे निदानात्मक मेथड भी कहते हैं। इस विधि में बच्चों की समस्याओं को पहचान कर उन्हें दूर करने के लिए प्रयास का अध्ययन किया जाता है। शैक्षिक रूप से पिछड़े बच्चों के लिए यह विधि बहुत उपयोगी है। विकासात्मक विधि, डेवलपमेंटल मेथड, इस विधि के अंतर्गत बच्चे की विभिन्न अवस्थाओं जैसे शैशवावस्था, बाल्यावस्था, तरुणावस्था, किशोरावस्था, इनका अध्ययन किया जाता है और इसमें हर एक की क्वालिटी, विशेषताएं और उनकी
आवश्यकताओं के तौर पर बच्चों की आवश्यकता का अध्ययन कर उसकी समस्याओं को हल करने का प्रयास किया जाता है। मनोविश्लेषणात्मक विधि, साइको एनालिटिकल मेथड, बच्चे की मानसिक स्थितियों और विशेषताओं के आधार पर बच्चों के लिए उपयोगी शिक्षण विधियों और पाठ्य वस्तु का चुनाव इस विधि में किया जाता है। इस विधि में धन और समय की बचत होती है, और जबकि इसका बहुत प्रयोग श्रेष्ठ और कुशल व्यक्तित्व द्वारा किया जा सकता है। तो पहला पॉइंट इसका प्रॉफिट है और दूसरा इसका माइनस है, इसकी सीमा है, यानी इसे हर कोई यूज नहीं कर सकता। तुलनात्मक विधि, कॉम्परेटिव मेथड, दो या दो से अधिक बच्चों के बीच में या व्यक्तियों के बीच में, समूहों के बीच में समानताओं और असमानताओं को जानने के लिए तुलनात्मक विधि प्रयोग की जाती है। इस विधि के द्वारा अनेक तथ्यों का उद्घाटन किया जाता है, जानकारी मिलती है, जिससे कि व्यक्तियों के व्यवहार को समझने में सहायता मिलती है। सांख्यिकीय विधि, स्टैटिस्टिकल मेथड, इस विधि में बच्चों की विभिन्न परिस्थितियों में किए गए व्यवहार का अध्ययन कर उनको एक जगह कंसोलिडेट किया जाता है, एंड देन कंसोलिडेटेड डेटा हैज बीन प्रोसेस्ड, और कंक्लूजन उसके बाद निकाले जाते हैं। बाद में प्राप्त आंकड़ों के आधार पर निष्कर्ष निकाला जाता है। इंटरव्यू मेथड, साक्षात्कार विधि, साक्षात्कार विधि में विशेष व्यक्ति की रुचि और मनोदशाओं का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चनेयर मेथड होता है ये, इसमें हम आमने सामने बैठ करके व्यक्ति से प्रश्नोत्तर पूछ करके किसी विषय विशेष पर उसकी रुचि और उसकी मनोदशा को जानते हैं। प्रश्नावली विधि, क्वेश्चनेयर मेथड, जब व्यक्ति हमारे समक्ष उपस्थित नहीं हो पाता तो हम इस विधि के दौरान विशेष विषय पर बच्चों की रुचि और जागरूकता को जानने के लिए एक प्रश्नावली तैयार करके बच्चों से उसके उत्तर प्राप्त करते हैं, और उसके अनुसार पर बच्चों की मनोदशा और परिस्थिति को जानने की कोशिश करते हैं। विभेदात्मक विधि, डिफरेंशियल मेथड, इस विधि में बच्चों की योग्यताओं क्षमताओं के अनुसार उनका आकलन कर परिणाम का अंकन किया जाता है। तत्पश्चात प्राप्त आंकड़ों के अनुसार अगली शिक्षण योजना का निर्माण किया जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम अपने वीडियो को ख़त्म करना चाहेंगे। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, काइंडली इसे अपने दोस्तों तक पहुंचाएं और अपने एग्ज़ाम के लिए तैयारी करते रहें। आपका धन्यवाद।